हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपके रेजिस्टर्स थे, ठीक है, प्रतिरोधक थे, उनके संयोजन के बेस में कुछ क्वेश्चंस करे थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद हमने टॉपिक जो शुरू किया था वो था आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ हम जूल्स लॉ यानी जूल का जो नियम है उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, जो विद्युत धारा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, विद्युत धारा जो होती है, उसके कारण आपको अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब विद्युत धारा जो है आपके किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से गुजरती है, किसी विद्युत चुंबक से गुजरती है, तो वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। क्योंकि आप ये देख पाते हैं कि जब आप किसी विद्युत चुंबक से धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके पास अगर कोई भी लोहे की चीज रखी जाती है, जैसे कि लोहे की कीलें वगैरह, वो उसकी तरफ आकर्षित हो। इसी तरीके से आपने विद्युत धारा का जो है, जो लाइटनिंग इफेक्ट है, ठीक है, वो भी देखा है। जैसे कि जब आप विद्युत धारा को किसी बल्ब से प्रवाहित कराते हैं तो वो क्या करती है, वो रोशनी यानी प्रकाश उत्पन्न करती है, जिससे आपका ये कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा है उसका वो क्या करती है, लाइटनिंग इफेक्ट यानी प्रकाशीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से ही जब विद्युत धारा को किसी आपका हीटर हो गया, रूम हीटर है, इनसे अगर आप इसे पास करवाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जैसे ही धारा इससे पास होती है तो ये गर्म हो जाता है और कमरे को गर्म कर देता है। इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो जब हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की बात करते हैं, इसको हम बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं। जैसे कि आपके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, आपके जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी उपकरण हैं, आपने देखा होगा कि काफी देर तक अगर आप उससे विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं तो वो गर्म हो जाता है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन, ठीक है, आप जब चार्ज करते हैं मोबाइल फोन को तो आपने देखा होगा कि उसका जो चार्जर है कभी आपको गर्म लगता है। इसी तरीके से अगर हम टीवी की बात करें, ठीक है, तो काफी देर तक जब टीवी चलता है तो वो भी आपको हल्का हल्का गर्म लगता है। इसी तरीके से अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब से आप धारा प्रवाहित कराते हैं, वो प्रकाश देता है, कमरे को प्रकाशित करता है, रोशनी देता है। और अगर आप उसी टाइम स्विच ऑफ करके उस बल्ब को निकालना चाहते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो बल्ब गर्म हो, ठीक है। तो ये इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि जो विद्युत धारा है वो जो है तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हमने देखा था। अब बेसिकली क्या होता है कि ऐसे ऐसे जो आपके उपकरण हैं, ठीक है, ऐसे उपकरण जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ऐसे उपकरण क्या करते हैं, हीट को ज्यादा उत्पन्न करते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं। इतना हमने लास्ट लेक्चर में समझा। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण, यानी क्यों आपकी जो विद्युत धारा है वो तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है, ये अब हम जानें। बेसिकली क्या होता है कि जिस रेजिस्टर से या जिस भी उपकरण से आपका विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसका अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो ज्यादा हीट उत्पन्न करता है। क्यों करता है, ताकि वो जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसको ओवरकम करके उसके विरुद्ध वो कार्य कर सके। जिस कारण क्या होता है, जो आपका विद्युत धारा जो होता है उस उपकरण में या जो भी आपका कंडक्टर है, जो भी चीज है, वो आपका गर्म हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट
टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पास। यानी जो विद्युत धारा होती है वो क्या करती है, वो ऊष्मा उत्पन्न करती है ताकि जिस कंडक्टर से वो पास हो रही है उसके कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसके विरुद्ध वो कार्य कर सके। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको किसी भी उपकरण से हीट को प्रोड्यूस करना है तो उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी उपकरण, किसी भी कंडक्टर पे आप ये चाहते हैं कि ये हीट यानी ऊष्मा को उत्सर्जित करे तो आप उसका रेजिस्टेंस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका जब उस जो आपका कंडक्टर है, जो चालक है, उससे जब धारा प्रवाहित होगी तो वो ज्यादा मात्रा में हीट को यानी ऊष्मा को उत्सर्जित करेगी। हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट। यानी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो जो आपका विद्युत धारा है वो ज्यादा ज्यादा हीट को जो है उत्सर्जित करेगी। Thus, generation of heat by electric current while passing through a conductor is an inevitable consequence. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी विद्युत धारा को किसी ऐसे कंडक्टर से या चालक से पास कराया जाता है, फ्लो कराया जाता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो क्या करती है, ज्यादा हीट उत्पन्न करती है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, ऐसे अप्लायंसेस हैं जो हीट को यानी ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, दिस हीटनिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन मेनी अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन। जैसे कि क्या हो गया आपका विद्युत इस्त्री। तो आपने देखा होगा जो विद्युत इस्त्री होती है उसका काम क्या होता है, वो आप कपड़ों को प्रेस करने में उसका यूज करते हैं। तो बेसिकली उससे करंट को फ्लो कराया जाता है। उसका जो एलिमेंट होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, यानी उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिस कारण उसका एलिमेंट गर्म होता है और आप कपड़ों पे इस्त्री कर पाते हैं, उनको प्रेस कर पाते हैं, उसमें जो भी फोल्ड आ रखे हैं उनको आप ठीक कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर इसी तरीके से आपका विद्युत हीटर होता है जिसका उपयोग आप कमरे को गर्म करने में करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अप्लायंस है इलेक्ट्रिक गीजर। ठीक है, विद्युत गीजर होता है जिसका उपयोग पानी को गर्म करने में किया जाता है। तो इसमें ऐसा एलिमेंट लगा होता है जो कि आपका चालक का बना होता है, साथ ही साथ उसका जो रेजिस्टेंस होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है ताकि वो हीट को यानी ऊष्मा को उत्सर्जित कर सके। विद्युत धारा उस कंडक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध को दूर करने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करती है जिससे वह गुजरती है। प्रतिरोध जितना अधिक होगा विद्युत धारा उतनी ही अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगी। इस प्रकार किसी चालक से गुजरते समय विद्युत धारा द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करना एक अपरिहार्य परिणाम है। इस ताप प्रभाव का उपयोग कई उपकरणों में किया जाता है जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर आदि। अब क्या कहा जा रहा है, अगर आपका विद्युत सर्किट या विद्युत परिपथ जो है वो पूर्णतया कैसा है, रेजिस्टिव है, तो आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा जो है वो हीट के फॉर्म में यानी ऊष्मा के फॉर्म में आपके उपकरण से या आपका जो कंडक्टर है उससे उत्सर्जित हो, जिसको हम क्या कहते हैं, हीटनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। और इसके लिए आपका जो आपका उपकरण है या जो भी आपका सर्किट है वो कैसा होना चाहिए, प्योरली रेजिस्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो E जो है, ठीक है, E यानी यहाँ पे हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी है जो कि आपके सर्किट से पास हो रही है वो कैसी एनर्जी है, कैसी ऊर्जा है, वो आपकी तापीय ऊर्जा है। तो हम क्या करते हैं, हम E को एनर्जी यानी ऊर्जा मान देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि किसी सर्किट से जो है एनर्जी फ्लो करी है, ऊर्जा
जो है उत्सर्जित हो रही। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, विद्युत धारा हमने इसे दिया। अब क्या हुआ, ये एक एनर्जी की फॉर्म में यानी हीट एनर्जी की फॉर्म में यानी तापीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी जिसे आप कहते हैं, तापीय ऊर्जा के रूप में ये क्या हुई, उत्सर्जित, जिसे आप E या H लिख सकते हैं। और E बराबर कितना होता है आपका, P इंटू T। अब P जो है वो आपका VI के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका VI गुना T हो जाएगा। यानी अगर हम हीट की बात करें, ठीक है, या आपकी जो तापीय ऊर्जा है उसकी बात करें, H बराबर होता है VI T। ठीक है, अब आप जाते हैं, आप क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से, ओम के नियम से क्या जानते हैं आप, V जो है समानुपाती होता है I के, या V इक्वल्स टू IR। अब आप इसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इसको हम पुट 2 in 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका H बराबर IR IT, या हम कह सकते हैं H इज इक्वल्स टू, या H बराबर I स्क्वायर RT। I को आप एक साथ ले लेंगे, ठीक है, RT। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हीट है, ऊष्मा है, ठीक है, ये बराबर हो गई आपकी I यानी धारा के वर्ग स्क्वायर के, R यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, T यानी टाइम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हो। यही क्या है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब अगर हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें या इसके हीटिंग इफेक्ट की बात करें, तो इससे हमें ये क्या कहता है, ये हम देख लेते हैं। It states that heat produced in a resistor is a directly proportional to the square of current। ठीक है, यानी कोई भी प्रतिरोध है, ठीक है, कोई भी प्रतिरोध है, कोई भी रेजिस्टर है, वो कितनी ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, कितना करंट जो है वो जो है उत्सर्जित करेगा, कितनी हीट यानी कितनी ऊष्मा वो या हीट वो या जो हीट है उसे उत्सर्जित करेगा, वो क्या होगा, वो करंट के धारा के वर्ग के स्क्वायर के यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। यानी H क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर के, जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। यानी कि करंट ज्यादा होगा तो आपकी जो हीट है वो भी ज्यादा उत्सर्जित हो। करंट कैसा है यहाँ पे, स्क्वायर में। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा ये है कि जो हीट है, ठीक है, जो हीट है यानी ऊष्मा है वो समानुपाती है आपके रेजिस्टेंस के यानी प्रतिरोध की। ठीक है, जो प्रतिरोधक का प्रतिरोध है उसके समानुपाती है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ा, तो हीट यानी ऊष्मा जो उत्सर्जित होगी वो भी बढ़ेगी। यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ फॉर अ गिवन करंट। यानी जो धारा दी जा रही है उसके लिए कितना रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, उसके ऊपर आपकी जो ऊष्मा है वो निर्भर करती है। और कैसी है, समानुपाती, यानी रेजिस्टेंस बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ा तो हीट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। नेक्स्ट है, अब R और I स्क्वायर का हमने रिलेशन देख लिया। तीसरा है कि जो आपका हीट है, ऊष्मा है, वो समय के ऊपर भी निर्भर करती है, यानी कितने समय के लिए धारा को आपके कंडक्टर से, आपके प्रतिरोधक से, ठीक है, रेजिस्टर से जो है प्रवाहित किया जा रहा है, उसके ऊपर आपकी ऊष्मा निर्भर करती है। यानी अगर समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय के लिए धारा को प्रवाहित किया जाएगा, तो जो आपका रेजिस्टर है यानी प्रतिरोधक है वो क्या करेगा, वो ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। समय ज्यादा लगेगा, धारा को मतलब ज्यादा समय के लिए धारा प्रवाहित है तो ऊष्मा भी वो ज्यादा उत्सर्जित करे। ठीक है, so it is directly proportional to the time for which current flows through the conductor।
यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या H बराबर I² RT। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, इस जो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उससे आपको क्या पता चला कि जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो किस किस के ऊपर निर्भर कर रही है, कितनी धारा आपके रेजिस्टर से, प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही है उसके ऊपर, कितना प्रतिरोध है, यानी उस रेजिस्टर का, उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध के ऊपर निर्भर कर रही है। ज्यादा प्रतिरोध होगा तो हीट ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ज्यादा समय के लिए धारा को प्रवाहित किया जाएगा, प्रतिरोधक से धारा को काफी टाइम तक के लिए प्रवाहित किया जा रहा है, तो जो ऊष्मा है वो भी ज्यादा उत्सर्जित हो। ठीक है, तो H बराबर I² RT। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, जो कि आपके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार है, यानी जूल का ताप जो नियम है उसके अनुसार। Heating effect is desirable in devices like electric heater, electric iron, electric bulb, electric fuse, etc. अगर हम ऊष्मा की बात करें, ठीक है, बेसिकली ऊष्मा की बात करते हैं, तो ऊष्मा जो है आपके बहुत सारे उपकरण जो है उत्सर्जित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस है, कुछ ऐसे उपकरण हैं जिसमें आपको ये चाहिए होता है कि हीटिंग इफेक्ट हो, यानी तापीय प्रभाव हो, वो हीट को उत्सर्जित करे। जैसे कि आपका विद्युत हीटर हो गया। विद्युत हीटर का उपयोग आप सर्दियों में अपने कमरे को गर्म करने के लिए करते हैं, ताकि आपके चारों तरफ गर्म रहे, आपको ठीक महसूस हो, आपकी तबीयत खराब। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट क्या है, डिजायरेबल है, तापीय प्रभाव जरूरी है, इसी के ऊपर आपका ये उपकरण कार्य करता है। इसी तरीके से कपड़ों की जो है, कपड़ों को आपको प्रेस करना है, और प्रेस किससे होती है, जब आपका जो प्रेस है वो गर्म हो, तभी वो आपके जो कपड़ों में फोल्ड होते हैं उनको वो ठीक कर पाते, और आपके कपड़े बिल्कुल अच्छे से प्रेस होते हैं, वो आप उसे पहनते तो आप अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पे भी हीट क्या है, डिजायरेबल है, तापीय प्रभाव क्या है, जरूरी है। इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन है या विद्युत इस्त्री है, इसमें भी तापीय प्रभाव बेहद जरूरी है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की, विद्युत बल्ब भी रोशनी यानी प्रकाश कब देता है, जब उसका जो फिलामेंट है वो गर्म होता है। ठीक है, गर्म होता है, गर्म होके ही वो लाइट यानी प्रकाश देता है। इसी प्रकार से अगर हम विद्युत फ्यूज की बात करें, जिसका उपयोग आप घरों में करते हैं सुरक्षा के लिए, ठीक है, तो ये भी आपके तापीय प्रभाव के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। Heating defect is undesirable in devices like computer monitor, CRT, TV, refrigerator, etc. इसी तरीके से जो तापीय प्रभाव है वो कुछ उपकरणों में जो है ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने बात करी कि आपके ज्यादातर उपकरण सभी जो है हीट उत्पन्न करते हैं, जो आपकी ऊष्मा है उत्सर्जित करते हैं, लेकिन कहीं पे क्या है, ये जरूरी है पर कहीं पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कारण क्या हो सकता है, वो उपकरण खराब हो सकता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, आपका सीआरटी हो गया, आपका कैथोड रे ट्यूब हो गई, या आपका कंप्यूटर मॉनिटर्स हो गया, या आपका टीवी हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको तापीय प्रभाव ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, इन उपकरणों को खराब कर सकता है। अब हम बात करते हैं विद्युत बल्ब की। अगर हम विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है। अब इस फिलामेंट से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो धारा यहाँ पे प्रवाहित होती है, ठीक है, जो पावर इसको दी जाती है, जो शक्ति इसको दी जाती है, या जो पावर इसे दी जाती है, उसका ज्यादातर अमाउंट यानी ज्यादातर वो हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में वो उत्सर्जित होती है। केवल उसका एक थोड़ा सा या छोटा सा जो भाग होता है, वही लाइट के फॉर्म में यानी प्रकाश के फॉर्म में क्या होता है, उत्सर्जित। ठीक है, तो अगर हम विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब में जो आप ऊर्जा देते हैं, उसका ज्यादातर भाग हीट के रूप में यानी ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट appears a heat and a small part of it radiate in the form of light. तो ये था आपका जूल लॉ ऑफ हीटिंग, यानी
जूल का नियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके आपके कुछ उपकरणों के बारे में। ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं विद्युत बल्ब की यानी इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे कि आप जानते हैं, ये जो है अभी हमने डिस्कस किया, इससे क्या होता है, ये आपके कमरे को प्रकाशित करता है, लाइट देता है, और इसका जो फिलामेंट होता है वो गर्म होता है। तो ज्यादातर जो आपकी एनर्जी है, जो आप विद्युत धारा दे रहे हैं, वो ज्यादातर आपके इस फिलामेंट को गर्म होने में लग जाती है। और उसमें एक छोटा सा जो भाग होता है, ठीक है, उसका जो छोटा सा पार्ट होता है, वो आपकी जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी रोशनी या फिर आप कह सकते हैं प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब अगर हम बात करें बल्ब की, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हो। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इसीलिए जो है आपका जो ये बल्ब का जो टंगस्टन है, ये आपका हीट को उत्सर्जित करता है या फिर लाइट, हीट के साथ साथ लाइट को भी उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, in an electric bulb the filament of bulb gives light because of the heating effect of electricity। यानी जब हम विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो क्या करता है, वो प्रकाश देता है। और क्यों देता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन मेटल। अगर हम बात करें विद्युत बल्ब की, तो इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इक्वल्स टू 3380 डिग्री सेल्सियस। अब इसका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में बल्ब का फिलामेंट विद्युत के तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण प्रकाश देता है। बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन धातु से बना होता है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन की यानी विद्युत इस्त्री की। अब अगर हम बात करें विद्युत इस्त्री की, तो इसका जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसका एलिमेंट होता है वो एलॉय का बना होता है, यानी मिश्र धातु का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बेहद ज्यादा होता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपके विद्युत गीजर होते हैं, आपके जो हीटर होते हैं, वो भी इसी मैकेनिज्म में काम करते हैं, यानी कि इनका जो एलिमेंट होता है उसको हम जो है मिश्र धातु से या एलॉय से बनाते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक काफी ज्यादा होता है। अब गलनांक ज्यादा होगा यानी कि बहुत ज्यादा आपको जो है, जब वो बहुत ज्यादा गर्म होगा तब जाके वो गले, है ना। और यहाँ पे हमें हीट चाहिए, तो आपका गलनांक ऐसे जो आपके एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट का यहाँ पे या ऐसे टाइप के पदार्थ का या धातु का एलिमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा, क्योंकि हमें क्या करना है, हीट को यानी जो ऊष्मा है उसे उत्सर्जित करना है। अगर थोड़ा सा गर्म होने में ही वो पिघल जाएगा तो वो हीट कैसे उत्पन्न करेगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा जो भी एलिमेंट्स होते हैं या फिलामेंट होते हैं, उनका जो गलनांक है वो ज्यादा ही लिया जाता है, यानी ऐसे पदार्थ का या धातु का उपयोग किया जाता है जिनका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा। The element of electric iron is made of alloy having high melting point। यानी जो आपकी विद्युत इस्त्री है उसका जो एलिमेंट होता है वो एलॉय का बना होता है, मिश्र धातु का बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर एंड गीजर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। विद्युत हीटर और जो विद्युत गीजर है वो इसी के ऊपर कार्य करता है। इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु से बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर एक ही तंत्र पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की यानी विद्युत फ्यूज की। अब अगर हम बात करें विद्युत फ्यूज की, तो जैसे कि आप पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं,
आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज होता है, इसका उपयोग हम सेफ्टी के लिए करते हैं। ये एक सेफ्टी उपकरण है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कई बार जो है आपकी जो विद्युत धारा है वो ओवरफ्लो कर जाती है, ठीक है। और उससे क्या हो सकता है, आपके घरों में जो बिजली आ रही है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, आपके घरों में आग लग सकती है, आपके घरों के जो उपकरण है वो जल सकते हैं। तो उनको जलने से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यानी विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। अब ये जो विद्युत फ्यूज होता है, इसका जो गलनांक होता है ये काफी कम होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो विद्युत धारा है वो तापीय प्रभाव उत्सर्जित करती है, तो ये उसी के ऊपर कार्य करता है। अब क्या होता है कि कई बार घर में क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, ओवरफ्लो कर दिया, बिजली बहुत ज्यादा फ्लो कर गई, ठीक है। या आपकी जो तारे हैं वो आपस में जुड़ गई और आपकी क्या हुआ, धारा जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत ज्यादा मात्रा में आपके सर्किट से फ्लो कर रही। तो जब इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है तो ये आपके मेन सप्लाई के पास लगा होता है, और जैसे ही धारा वहां से प्रवाहित होती है, क्योंकि धारा क्या है, ज्यादा है। अब आपने पढ़ा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, क्या पढ़ा है, H बराबर I²R, यानी धारा ज्यादा प्रवाहित होगी तो हीट ज्यादा उत्सर्जित होगी। अब इतनी ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है तार से, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा हीट उत्सर्जित करे। अब जैसे ही वो धारा आपकी फ्यूज से पास होगी, तो क्योंकि धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है तो ऊष्मा भी ज्यादा उत्सर्जित होगी। अब उसके कारण क्या होगा, आपका जो फ्यूज है वो गल जाएगा। क्यों गल जाएगा, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, ठीक है। तो एकदम से बढ़ा, करंट बढ़ा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया, तापीय प्रभाव बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, आपका फ्यूज जो है वो गल गया। अब वो गल गया तो उसने क्या किया, सर्किट को तोड़ दी, ठीक है। जो आपके घरों का जो सर्किट है, ठीक है, उसको तोड़ दिया, उस परिपथ को तोड़ दिया, जिस कारण ये धारा आगे प्रवाहित नहीं हुई और आपके जो घरों के अप्लायंसेस हैं वो जलने से बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इसका जो गलनांक होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम रखा जाता है, ताकि एकदम से अगर धारा एक सेफ्टी पॉइंट से धारा ज्यादा प्रवाहित हो तो ये क्या कर जाए, गल जाए और आपका जो सर्किट है उसे तोड़। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्यूज की, विद्युत फ्यूज की, तो ये मिश्र धातु का बना होता है या किसी मेटल का बना होता है, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, आयरन, ठीक है, लेड हो गया। तो इनका क्या होता है, एक मिश्र धातु का ये बना होता है, ठीक है। और घरों में आपके 1 एम्पियर, 2, 3, 5, 10 एम्पियर के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज इफेक्ट। जो विद्युत फ्यूज होता है उसका उपयोग विद्युत उपकरणों को ज्यादा वोल्टेज, ठीक है, ज्यादा वोल्टेज से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Electric fuse is made of metal or alloy of metal such as aluminium, copper, iron, lead, etc. ठीक है। अगर हम बात करें विद्युत फ्यूज की, तो ये किसका बना होता है, ये धातु या मिश्र धातुओं का बना होता है, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, सीसा हो गया, इनसे बना होता है। In the case of flow of higher voltage than specified, fuse wire melt and protect the electric appliance. अब क्या होता है, जो स्पेसिफिक धारा होती है उससे ज्यादा अगर धारा प्रवाहित होती है, इस कारण क्या हो जाता है, फ्यूज की जो तार है वो गल जाती है और ये जो आपके विद्युत उपकरण है उन्हें जलने से बचा देते हैं। Fuse of 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. used for domestic purpose. 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 5 और 10 एम्पियर के जो फ्यूज है इनका उपयोग घरों में किया जाता है। जो आपके घरेलू परिपथ होते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं, वहां इनका उपयोग किया जाता है। सपोज इफ एन इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम्स 1000 watt at 220 volt,
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि एक जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर है वो क्या करता है, 1000 वॉट जो है पावर को कंज्यूम करता है 220 वोल्ट पे। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं I इक्वल्स टू PV से। तो कितना है आपका 4.5 एम्पेयर। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, आपको अगर इस हीटर को बचाना है, ठीक है, आपको ज्यादा ओवरफ्लो से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 5 एम्पेयर के फ्यूज का आपको यहाँ पे उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अगर इससे ज्यादा करंट यहाँ से फ्लो हो तो क्या हो जाए, आपका जो फ्यूज है वो पिघल जाए और आपका जो इक्विपमेंट्स है वो बच जाए, या जैसे आपका हीटर है वो जलने से बचे। तो बच्चों आज हमने जूल का नियम देखा। ठीक है, हमने ये जाना कि जो हीटिंग इफेक्ट है विद्युत धारा का, यानी विद्युत धारा का ताप्य प्रभाव वो क्या है, ये भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि किस प्रकार से कहीं पे कुछ आपके ऐसे उपकरण होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, या जिनके जो कंडक्टर है या जिसका एलिमेंट जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कहीं पे ज्यादा रखा जाता है, कहीं पे कम रखा जाता है। क्यों, उनके उपयोग के कारण। जैसे कि आपका जो हीटर होता है, हीटर का जो एलिमेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग आप किसके लिए कर रहे हैं, कमरे को गर्म करने के लिए। इसी प्रकार से अगर हम फ्यूज की बात करें तो फ्यूज की जो तार होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखा जाता है, ताकि, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग आप सेफ्टी में कर रहे हैं, ताकि ज्यादा अगर धारा प्रवाहित हो तो ये एकदम से पिघल जाए और सर्किट को तोड़ पाए और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति ना हो, कोई भी परेशानी या कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो टॉपिक हैं, जैसे कि पावर क्या होती है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।